क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? तो इस लेक्चर में हमने स्टडी करना है कि की फ्रेम्स की टाइप्स। तो कुछ हमारे पास लीनियर होती हैं, कुछ होल्ड होती हैं, कुछ इजी होती हैं और आखिर में रो अक्रॉस टाइम भी होती हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी सिचुएशन में कौन सी की फ्रेम को यूज़ करना है। यहाँ पे हमने सारे लेआउट किए हुए हैं। अब ये देखें जहाँ पे हमारे पास लीनियर है, लीनियर की फ्रेम क्या करता है कि वो आपके सेम नंबर ऑफ टाइम लाइक सेम, मैं इनकी ओपेसिटी थोड़ी और कम करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया होगा। यस, समथिंग लाइक दिस, जहाँ जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा, तो लीनियर की फ्रेम का साइन ऐसे होता है, ये वाला होता है जो हमने यहाँ पे लीनियर पे अप्लाई किया हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन। मैं इसको सोलो कर लेता हूँ और ये भी कर लेते हैं, नहीं बाकी तीन को हाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अच्छा, नीचे हमारे पास 30 फ्रेम्स है जो कि हमने 1 सेकेंड तक इसको वो किया हुआ है। एक एक फ्रेम, ये ग्रीन लाइन जो है ग्रीन जो लाइन है ये एक एक फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रही है और कहाँ पे ये पोजीशन है देखें, एक फ्रेम पोजीशन है। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड फ्रेम को आता हूँ तो ये एग्जैक्टली सेकंड फ्रेम के लाइन पे पोजीशन है और नीचे हमारे पास 1 आ गया। सिंस हमारे पास की फ्रेम्स 0 से स्टार्ट होते हैं तो सेकंड फ्रेम इज़ द फर्स्ट फ्रेम जो हमारे पास यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे देखें, इसमें मैं लेफ़्ट टू राइट इसको लेके जा रहा हूँ लेकिन कोई चेंजेस नहीं आ रही इसमें। जो हमारे पास मोशन है इसमें जहाँ जहाँ जितना ओवरलैप कर रहा है उतना ही ओवरलैप कर रहा है, इससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। और ना वो कोई फ्रेम मिस कर रहा है। एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो डॉट्स हैं, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो डॉट्स हैं, और ये लेक्चर हम पहले एक दो रिकवर कर चुके हैं लेकिन मैं सोच रहा था कि फुल्ली हम इस कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा समझ जाएं बेसिक टू वो। तो ये जो डॉट्स होते हैं ना, ये आपके एक एंकर पॉइंट जहाँ पे आएगा ना कि एक की फ्रेम पे, तो वो उसको रिप्रेजेंट करा जो जहाँ पे एंकर पॉइंट होगा वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट भी होगा, लाइक उसके रिलेटेड होगा या ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन उसके रिलेटेड। तो ये डॉट्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनमें स्पेस सेम ही है, ठीक है। अब मैं होल्ड को ऑन करता हूँ, इसको हाइड करते हैं और होल्ड को ऑन। होल्ड क्या करता है कि की फ्रेम को तब तक होल्ड करता है जब तक वो नेक्स्ट की फ्रेम पे न चला जाए। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि 1 सेकेंड पे इस होल्ड की फ्रेम की जो डिज़ाइन है इसका वो, अब मैं होल्ड की फ्रेम भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मैं इन दोनों को लीनियर करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल क्लिक से हो जाने चाहिए, हाँ कंट्रोल क्लिक से हो गए और ये हमारे पास लीनियर में कन्वर्ट हो गए। अब जब लीनियर में कन्वर्ट हो गए ना, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। सेम जिस तरह हमारे पास ऊपर वाला बन रहा है ना, सेम उसी तरह हमारे पास नीचे भी जितना जितना ओवरलैप कर रहा है। लेकिन अब देखें, जैसे मैं इसको राइट क्लिक करके टॉगल होल्ड की फ्रेम करता हूँ ना, ये आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होता है। तो इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो ये वाला तो हो गया, लेकिन इससे पहले वाली जो एनिमेशन है ना वो भी प्ले हो रही है। लाइक प्रीवियस वाला हमारा लीनियर है और ये वाला टॉगल होल्ड हो गया, तो इसको भी आपने टॉगल होल्ड करना है। और ये देखें बीच वाले की फ्रेम सारे गायब हो गए अनटिल अनलेस हम इस की फ्रेम पे करंट टाइम इंडिकेटर को CTI को यहाँ पे ना ले आएँ तो ये जाके शो होता है ये वाला। सो होल्ड क्या करता है कि उस वैल्यू को तब तक, उस चीज़ को तब तक होल्ड करते हैं अनटिल अनलेस नेक्स्ट होल्ड की फ्रेम ना आ जाए। अगर नेक्स्ट होल्ड की फ्रेम ना हुआ तो वो उधर ही रहेगा जहाँ पे था, ठीक है। अब ये होल्ड कॉन्सेप्ट है, लीनियर सेम उसमें डिवाइड करता है। अब आते हैं ईजिंग। ईजिंग आपकी एनिमेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ईजिंग होती है वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं इसको ना लीनियर कर देता हूँ, स्टार्ट हमेशा हमने लीनियर से ही लेते हैं तो मैं लीनियर से आता हूँ। वैसे मैंने आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ये किया हुआ था, तो ये मैंने लीनियर कर दिया। अब ये देखिए सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंस है सब में, सेम हर की फ्रेम पे 28 फ्रेम तक सब की फ्रेम पे ये सेम ही जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही अब एक ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, ये आपकी डिफरेंट की फ्रेम्स के लिए शो हो रहे होते हैं। ये देखें, ये लीनियर है, एडिट सिलेक्टेड की फ्रेम, ये कन्वर्ट टू होल्ड है, और ये क्या है, ये भी लीनियर के लिए आई थिंक, और ये बेजियर के लिए है। और ये बेजियर के इजी इज़ इन है, इजी इज़ है, इजी इज़ आउट है, और ये इजी इज़ है, ये इजी इज़ इन है, और ये इजी इज़ आउट है।
तो ये डिफरेंट आपके लिए वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन की की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं, ग्राफ में जाते हैं और F9 प्रेस करते हैं। तो जैसे सॉरी यहाँ से करना होता है, सिलेक्ट हो गए F9। जैसे ही हमने वो किया है तो इस टाइप का डिज़ाइन बन गया, जो मैंने यहाँ पे शेप का भी बनाया हुआ है। तो अब हुआ क्या है, Ctrl+Z करें, ये देखें ये सारे वो अपनी जगह पे सेम डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन शिफ्ट Ctrl+Z करते हैं तो ऑटोमेटिकली अब बीच में वो फास्ट हो जाता है और लास्ट और एंड फर्स्ट स्टार्ट और उसमें नहीं, बीच में वो हाँ लास्ट एंड पे वो स्लो होता है, बीच में वो फास्ट हो जाता है, इसलिए हमारे पास स्पेसिंग ज़्यादा है। अगेन अगर हम इसकी वो देखें, डॉट्स को देखें, अगर पॉइंट के डॉट्स को, यहाँ पे ज़्यादा है स्पेस और यहाँ पे अब देखेंगे थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, आपको नज़र भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो इस तरह से आपने ईजिंग अप्लाई करनी थी। अब एडजस्टेड ईज, जिस तरह मैं पहले आपको लोगों को बहुत प्रैक्टिस करवा चुका हूँ और मेरा यही होता है कि मैं आपको स्लोली एक एक कॉन्सेप्ट साथ साथ सिखाता रहूँ। तो उसमें ये होता है कि जैसे ही आप एंड पे पहुँचेंगे आपके पास सारे कॉन्सेप्ट सारा कुछ आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, तो आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे और उससे क्या होगा कि आप ऑलमोस्ट परफेक्टली आपने इम्प्लीमेंट किया होगा, तो ऑलमोस्ट परफेक्टली आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो इसलिए मैं स्टार्ट से आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एंड में क्या होता है कि वो आपके लिए बाद में फिर बहुत इजी हो जाता है, आपने मे भी वो एडजस्ट किया हो। तो मैं एडजस्टेड ईज को ऑन करता हूँ। अब ये सिंपल ईजिंग है, ये एडजस्टेड ईज है। एडजस्टेड ईज में मैंने स्टार्ट में स्लो किया हुआ है, बाद में फास्ट किया और फिर स्लो है। तो जहाँ पे की फ्रेम्स कम है, लाइक ये यहाँ से यहाँ तक 10 की फ्रेम है, तो वो कंबाइंड होंगे ना, तो वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम उसमें तय करेगा, बिसाइड के इतना स्पेस हो, तो उससे जब जैसी स्पेस ज़्यादा बढ़ेगी उससे की फ्रेम्स कम बचेंगे और वो फास्ट मूव करेगा। तो फॉर एग्जांपल एक फ्रेम यहाँ पे है और नेक्स्ट फ्रेम यहाँ पे है, तो इसके दरमियान अगर ये एक फ्रेम में जा रहा है तो ये पोजीशन ज़्यादा कवर करेगा, पोजीशन ज़्यादा कवर करने से उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो एडजस्टेड ईज की सेटिंग्स में आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और इसके ग्राफ में जाते हैं। तो ग्राफ में मैंने क्या किया, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट स्पीड ग्राफ करना होगा। अगर आपके पास ये ग्राफ इस तरह नज़र आ रहा है तो ये वैल्यू ग्राफ है, अगर आपके पास ग्राफ इस तरह नज़र आ रहा है तो ये स्पीड ग्राफ है। स्पीड ग्राफ में होता क्या है कि आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये देखें, ये ऊपर मेरे कर्सर के ऊपर इन्फ्लुएंस 100% लिख गया है, तो ये इसके बाद चेंज नहीं हो सकता, लाइक बिल्कुल 0 तक स्पीड नहीं लेके जा सकते उसकी, और ऊपर वो 100 पे चला गया। अब अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाता हूँ और स्टार्ट में बिल्कुल स्लो करता हूँ, तो देखिए राइट साइड पे की फ्रेम्स कम हो गए और लेफ़्ट पे ज़्यादा रह गए। इफ़ वी डू इट ऑन द लेफ़्ट टू सॉरी Ctrl+Z, हाँ थोड़ा सा ऐसे, तो स्टार्ट में भी स्लो, एंड में भी स्लो और बीच में फास्ट। तो स्पीड ग्राफ में ये होता है कि जितनी ये इसका ग्राफ ऊपर होगा उतना ये क्या होगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जितना ग्राफ एक्स एक्सिस की होगा उतना उसकी स्पीड कम होगी। अगेन अगर यहाँ से मैं इसको एक्स एक्सिस के बराबर रखता हूँ तो यहाँ पे स्पीड स्लो हो जाएगी। अब प्ले करके देखते हैं। अब सब पे टाइम एक ही जितना लग रहा है, लेकिन आप स्पीड को गौर से देखें तो आपको ख़ुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो स्पीड उसकी कम ज़्यादा हो रही। टाइम और पोजीशन सेम है, 1 सेकंड में सारे जा रहे हैं, 1 सेकंड की पोजीशन में जा रहे हैं। तो अगर आपने ग्राफ को एडिट, इसका स्पीड ग्राफ एडिट करना है, तो आपने इसको क्या करना है कि सेपरेट डायमेंशंस में कर देना है, और इससे करने से आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम इसको सिर्फ एक्स एक्सिस पे लेके जा रहे हैं, तो मैं वाई की फ्रेम्स हटा देता हूँ और एक्स पे जाता हूँ, उसके ग्राफ पे जाता हूँ। अब राइट क्लिक करते आपने वैल्यू ग्राफ को एडिट करना होता है। तो वैल्यू ग्राफ में भी सेम यही है, जितना आप वाई एक्सिस पे उसको लेके जाएंगे उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और उससे वो स्पीड बढ़ेगी। अभी देखें वाई एक्सिस पे वर्टिकली जितना होगा वो लाइन जो ग्राफ वर्टिकली जितना होगा, तो ये ऊपर स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं सॉरी, स्पीड में क्या होता है, स्पीड ग्राफ में कि ये जो इस तरह जा रहा है ना, ये वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितना पर सेकंड, ये देखें पिक्सेल्स पर सेकंड पे जा सकते हैं, कितने पिक्सेल्स पर सेकंड स्पीड में जा सकते हैं। लेकिन वैल्यू ग्राफ में ये होता है कि वैल्यू में कितनी स्पीड से वैल्यू आपने चेंज करनी है। तो ऊपर की तरफ जैसे ही लेके जाएंगे, अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस पोजीशन से ना
ये देखें वैल्यू ग्राफ में अगर इससे ऊपर ले गए ना इससे, तो ये अपनी पोजीशन से आगे निकल जाएगा। ये देखें ग्राफ जैसे ही ऊपर से गया है तो अपनी पोजीशन से आगे निकल गया है। तो आपने इस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और ये मैं आपको पहले भी थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ, लेकिन अगेन स्टार्ट में अगर आपने स्लो रखना है और लास्ट में फास्ट रखना है या बीच में फास्ट रखना है और साथ एंड में, तो इस तरह देखें साथ साथ। ये अब लास्ट में मैंने बिल्कुल फास्ट कर दिया है, तो फास्ट के लिए क्या होगा कि ज़्यादा डिस्टेंस एक फ्रेम में कवर होगा, तो हमारे पास एक फ्रेम भी उसने बचाया है। और स्टार्ट में इन सबको कंबाइन कर दिया, जितना कंबाइन होगा उतना वाइट होगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे क्योंकि हमने ओपेसिटी कम की हुई है। तो इस तरह से हम इनको एडजस्ट करते हैं। अब मैं ये लाइंस को ऑफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये रेंडर होने दे एक दफ़ा। अब देखें स्पीड एक ही जितना है, डिस्टेंस एक ही जितना कवर कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन और उस जीजिंग की वजह से वो एक न्यू वो बन रहा है इसमें। तो ये हमारे पास एक है। और एक जो दूसरा मैंने प्लान वाला करवाया था उसमें हमारे पास होता है रोव क्रॉस टाइम। तो रोव वाला एक करते हैं और फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। रो आप ट्रायंगल जो यहाँ पे अभी मैंने एक वो देखा है, तो उसमें बड़े मज़े का इन्होंने बताया कि मैं ट्रायंगल अगर आपने बनाना है ना टू द सेंटर ऑफ द सर्कल कंपोजिशन एंड सर्कल, तो आपने यहाँ डाटा इलेक्शन सेफ ऑन करना है और ये यहाँ पे ना या बिल्कुल सेंटर में आपने क्लिक करना है ऐसे। और आपने पॉलीगॉन नहीं स्टार्ट सेलेक्ट हुआ है, क्या हो गया यहाँ पे एक तो मैप। अच्छा आपने पर्च भी करना होता है साथ साथ में। कभी कभी आपके आफ्टर इफेक्ट्स का डेटा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो रैम को सोकअप कर लेता है, आपको कोई और चीज़ चल नहीं जाती। तो इस वजह से आपको बार बार चीज़ों को पर्च करना चाहिए। इससे आपके पास डिस्क स्पेस भी बढ़ेगी और इससे आपके और सिस्टम परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। हाल में मेरे पास इसी वजह से लो हो रहा है। आगे रिकॉर्डिंग चल रही है, 4 की रिकॉर्डिंग अलग चल रही है, क्रिस की अलग चल रही है। तो यहाँ से आपने पॉलीगॉन 2 सेलेक्ट करना है, पॉलीगॉन 2 या तो टाइटल एक्शन सेफ। और यहाँ पे हमने बिल्कुल सेंटर में क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे और कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस किए रखना है। तो ये आपके पास इस तरह एक परफेक्ट वो बन जाएगा। यस ओके। और इधर आना है आपने पाथ में और स्ट्रोक, और इसके साथ साथ आपके पास पाथ में ऑप्शन होगा, नहीं यहाँ पे ऑप्शन होता है पॉलीस्टार का ऑप्शन होता है। स्टार में तो नहीं था वो। स्टार में ट्राई करते हैं ज़रा, एलिप्स स्टार टूल ओके एंड वी हैव दिस। अब मैं अल्ट प्रेस कर रहा था जिसकी वजह से वो डायरेक्ट उसको पाथ में कन्वर्ट कर रहा था। तो अल्ट आपने साथ में प्रेस नहीं किए रखना है, पॉलीस्टार के सारे ऑप्शंस गायब हो जाते थे, सॉरी यहाँ से। और उस वजह से हमारे पास पॉलीस्टार के जो हमें ऑप्शन चाहिए वो आते ही नहीं थे। ये लाइन मेरे पास ये और अभी देखें अभी दोबारा से पॉलीस्टार पाथ 1 ये आ गया हमारे पास। तो इसमें पॉइंट्स अगर आप 3 करेंगे तो ये आपके पास एक परफेक्ट वो बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा और इसका जो एंकर पॉइंट होगा वो विद इन सेंटर होगा।
इसको चेक करने के लिए कि ये सेंटर में है यानी, आप ऊपर एक लाइन लगाए, कंट्रोल आर प्रेस किया, रूलर रखा है मैंने और यहाँ पे नीचे एक वो रूलर लगा लिया और रोटेशन की है मैंने इसकी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी रोटेशन करें 90 है मेरे ख्याल में, नहीं सॉरी 120। तो ये देखिए परफेक्टली दोबारा अपने उसके साथ अलाइन हो गया। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा होता है, लेकिन जब हम उसको रोटेट वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि ये एंकर पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तो अब जब इसको रोटेट करेंगे ना तो ये आगे पीछे निकल जाएगा, अपनी जगह पे नहीं आएगा, तो वो वाले इश्यूज़ आते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब इसको मैं स्केल डाउन करता हूँ ऑलमोस्ट लाइक दिस और रो विक्रॉस टाइम इस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं पेन टूल में और पेन टूल में हम अपने लिए पाथ क्रिएट करते हैं। आप एक अच्छा सा कूल सा पाथ आपने क्रिएट करना है, कम से कम पॉइंट्स उसमें डालने। फिल को हम हाइड करते हैं, लास्ट वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और अपनी ड्राइंग कंटिन्यू रखते हैं। yes, something like this and then this। तो अगर ऐसे कुछ हो जाए ये मैं ट्यूटोरियल से कभी कभी इन चीज़ों को इसलिए कट नहीं करता कि आप लोगों को ज़्यादा आइडिया हो कि कहाँ पे कोई एरर आता है, तो आप लोगों को बेटर आइडिया हो कि कैसे हो सकता है। तो ये हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, कंटेंट्स में आना है और शेप पे क्लिक करना है पाथ को, और पाथ के अंदर जो पाथ है उस पर हमने क्लिक करके उसको कंट्रोल सी कर लेना है और यहाँ पे आएंगे और पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी कर लेंगे। अब होगा क्या कि जो रेक्टेंगल था हमारे पास इसने उसके ऊपर वो पेस्ट कर दिए, एंड कर दिया और उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। अब हम इसको डिफरेंट वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर लीनियर मूवमेंट दे दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको इस पाथ के मुताबिक मूव करना होता तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको फिल देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा फिल। तो आपको यहाँ पे अल्ट पी प्रेस करके यहाँ से आना पड़ता और ये यहाँ पे लेके आना होता, सॉरी थोड़ा सा आगे। आई नो हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ और वो बेटर अंडरस्टैंड करेंगे आप जब ये आपको समझ आएगी। तो उसके बाद हम इसको आगे मूव करते हैं टिल एंड हियर, और इस तरह आप रोटेट करते जाएंगे और फिर भी जो परफेक्ट पाथ है उस तरह को उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। और अगेन ये एरो की तरह उस पर वो भी नहीं हो रहा, तो आपको रोटेशन भी हर पॉइंट पे इस तरह से सेट करनी पड़ेगी, डिफरेंट की फ्रेम्स उसके भी लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। अब इसके दरमियान जो डिफरेंस है, लीनियरली भी मूव नहीं करेगा। लाइक हमने कोई एक 5 सेकंड पे लगा लिया, अब हमें क्या पता है यहाँ से डिस्टेंस पे कितने की फ्रेम्स आने और इससे कितने आने। तो इसलिए हम ये पाथ वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जहाँ पे पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे हमारे पास ये राउंड सर्कल्स के डॉट्स आ जाते हैं। अब ये की फ्रेम की एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं रोव अक्रॉस टाइम। रोव अक्रॉस टाइम क्या करते हैं कि अगर आप लैंड वाले को इस तरह कंबाइन करेंगे ना, तो वो रिलेटिवली टू द फर्स्ट एंड द लास्ट वो मूव कर देंगे, या आप फर्स्ट वाले को करते हैं तो उसके साथ भी मूव होते हैं। अब इनकी दरमियान वाली ज़रूरत क्या है, अगर हमने उनके दोनों के दरमियान पॉइंट्स में करना है और वो तो जो पोजीशन है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन उसकी स्पीड जो ओवरऑल टाइमिंग स्पेस में जो टाइमिंग है ना वो चेंज नहीं हो रही। टाइमिंग एंड स्पेसिंग वाला लेक्चर आप ज़रूर देखें। तो ये हमारे पास जो इसकी स्पेसिंग है ना वो डिफरेंट, टाइमिंग डिफरेंट बन जाएगी। तो आपके पास ये रो अक्रॉस टाइम, अगर आपने इनको रिमूव करना है तो सबको सेलेक्ट करके इस पर किसी भी की फ्रेम पे राइट क्लिक करना होता है आपने, और रो अक्रॉस टाइम का जो चेक हुआ है इसको डिलीट कर देना है और ये इजी ईज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आप लोगों ने वो प्लेन वाला लेक्चर नहीं सुना हुआ सही से, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक की फ्रेम ट्रांसफॉर्म एंड ऑटो ओरिएंट लॉन्ग पाथ।
तो ये हमारे पास ओरिएंट अलॉन्ग पाथ आ जाता है और ये हमने इसको ओरिएंट कर दिया। थोड़ा सी रोटेशन इसको सेट करते हैं, रोटेशन हमने इसकी चेंज की हुई 0 करते हैं और जो हमें रिक्वायर्ड रोटेशन है कि वो एग्जैक्ट लाइन के साथ अलाइन हो तो वो मैंने दे दी इसे। आप देखें ये लाइन को भी फॉलो करेगा और इस तरह जाता जाएगा। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप इसको डुप्लीकेट करते हैं और अपने लिए एक कूल सी एनिमेशन इससे भी बना सकते हैं। डुप्लीकेट किया, थोड़ा सा ऑफसेट किया है, आप देखें हमारे पास 2 वो आ गए हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि कंट्रोल डी करके जो उसके पीछे जा रहे हैं ना उनको, तो उनकी थोड़ी थोड़ी ओपेसिटी कम हो जाए। तो इसकी टी इस पे प्रेस करते हैं, इसको 90 करते हैं और टी इसको हम 80 करते हैं और इसको टी हम 70 कर लेते हैं एंड टी 60। तो ये इस तरह का भी कुछ बन सकता है इससे। अब ये जो 4-5 कॉपीज़ है अनटिल अनलेस आप इसको ऐसे एक्सपोर्ट करें कि आपको ये शेप ज़रूर ऐड करनी है। तो इनसे भी बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू और एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं। एडजस्टमेंट लेयर से क्या होता है कि नीचे जितने भी उसके वो आ रहे हैं उस पर हम एडजस्टमेंट लेयर वो जो इफेक्ट अप्लाई होगा उस पर एडजस्टमेंट लेयर पे, एडजस्टमेंट लेयर में कुछ नहीं होता लेकिन उस पर जो अप्लाई करेंगे वो हो जाता है। तो आपने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में आना है, इको वाला होगा टाइम के अंदर, इको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट टाइम इको में आना है और इस पर एडजस्टमेंट लेयर पे आपने ऐड कर देना है। अब इसमें कॉम नंबर ऑफ़ इकोज़ 1 है तो अगर आप इसके नंबर ऑफ़ इकोज़ को 3 कर दें, ठीक है, और डीके आप इसको ऐसे कम कर दें, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास विदाउट कॉपिंग एनीथिंग हमारे पास वो इफ़ेक्ट बन गया। और इसी तरह ही मैंने आपको ये की फ्रेम्स में जो मैंने ये पीछे इसकी कॉपीज़ बन रही है ना, ये भी मैंने इको इफ़ेक्ट यहाँ पे इस एडजस्टमेंट लेयर पे लगाया हुआ है और उसकी 30 कॉपीज़ की हुई हैं तो वो आपको 30 कॉपीज़ दिखा रहा है। तो आप इस तरह, लेकिन इसमें हमारे पास ये हो जाता है कि हम इसके कलर नहीं चेंज कर सकते। और प्रीवियस वाले में हमारे पास ये था कि हम इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई कलर पैलेट अच्छा सा पिक किया हुआ है तो उसके मुताबिक आप इसके कलर चेंज करें और आप इसको डिफरेंट स्टाइल्स में एनिमेट कर लें। डिफरेंट आप इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करके यूनिक सी चीज़ बना सकते हैं। So this is it for today and for the shapes and different types of keyframes. होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी और सारा कुछ आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करेंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम एक एलुमनाई ग्रुप बनाएंगे, उसमें ये होगा कि हम सब जितने भी इस कोर्स के एलुमनाइज होंगे उनको ऐड करेंगे और एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे। जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि हम एक कोऑर्डिनेशन वाली एक चीज़ बनाएंगे जहाँ पे डिफरेंट लोग एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे, तभी जाकर ग्रो करती हैं। कोई भी कम्युनिटी तब तक ग्रो नहीं करती जब तक उसमें कोऑर्डिनेशन ना हो, उसमें जो लोग को ना कोलैबोरेशन ना करें। तो जब लोग सारे आते हैं एक प्लेटफॉर्म के और एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं तो जाके कोलैबोरेशन बढ़ती है। और इसमें हम डिफरेंट आप लोगों को आइडिया होगा कि कितने अच्छे एनिमेटर्स आप फेसबुक ग्रुप वगैरह में आपने देखा होगा कितनी अच्छी एनिमेशंस लोग बनाते हैं, दे आर मच बेटर देन व्हाट आई हैव डन। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती है। So we will get a group of alumni once we are done with the first one, and you guys will get an email. So thank you so much. Keep working and keep practicing and keep posting in the Facebook group plus your profiles and tag me. Thank you. Allah Hafiz.